Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question supply chain management and its components. First of all, we'll understand what is supply chain management. Now, supply chain management जो होता है यहाँ पे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जो गुड्स और सर्विसेज होता है उसका फ्लो जो होता है वो मैनेज किया जाता है, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में उसको कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये सारा जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का उसको मैनेज करना मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। सो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या कवर होता है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करना मतलब क्या, रॉ मटेरियल को परचेस करके लाना। रॉ मटेरियल परचेस करके लाने के बाद में उसे जो गुड्स होते हैं उसको प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके रखना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या कि जितने गुड्स की डिमांड है उसके हिसाब से गुड्स अवेलेबल है कि नहीं वो देखना, ताकि अगर गुड्स का शॉर्टेज होगा तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड किया जा सके। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टॉक जो है प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं वो देखना। फिर बाद में गुड्स का वेयर हाउसिंग करना, ताकि जैसे ही डिमांड आएगा हम लोग गुड्स को मार्केट में सप्लाई कर पाए। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने बोला कि डिमांड आता है फिर बाद में वेयर हाउस से गुड्स जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करके कस्टमर तक लेके जाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वेयर हाउस से गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और लास्ट में फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी गुड्स है उनको कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कवर होती है। तो देखो यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने तक की सारी जो एक्टिविटी है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है उसको मैनेज करना मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। नाउ ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, राइट प्रोडक्ट को राइट कंज्यूमर्स तक राइट क्वांटिटी में राइट टाइम तक पहुंचाया जाता है। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जिसके वजह से हम लोग प्रोडक्ट को राइट कस्टमर्स तक राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पे पहुंचा सकते हैं। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो कस्टमर्स को गुड्स अवेलेबल हो पाएंगे नहीं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसकी वजह से कस्टमर को जो गुड्स है वो अवेलेबल हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया है और ये डेफिनेशन जो है वो हार्लैंड इन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर काफी सारी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज का नेटवर्क होता है, जहां पे पहले तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं, फिर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर गुड्स का इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, फिर बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज का नेटवर्क होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और ये सारे एक्टिविटीज को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, इट इन्वॉल्व इन द प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय द एंड कंज्यूमर। मतलब इसकी वजह से क्या किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी गुड्स है उसको मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज का इंटरकनेक्शन होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट जो होता है वो एंड कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है, ऐसे हार्लैंड ने कहा है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन यू शुड बी एबल टू से कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से गुड्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाए जा सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है इसकी वजह से गुड्स जो होते हैं वो कस्टमर तक पहुंच पाते हैं। तो गुड्स के स्मूथ सप्लाई में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना है कि गुड्स को बनाने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी एक्टिविटीज जो होती है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। सिर्फ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं होता है। तो गुड्स को बनाने से लेके डिस्ट्रीब्यूट करने तक जो जो अलग अलग एक्टिविटीज हमने अभी देखी वो सब एक्टिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है ना। यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है लॉजिस्टिक के बारे में। लॉजिस्टिक जो होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम नहीं है। लॉजिस्टिक जो होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसको लॉजिस्टिक बोला जाता है। सो बेसिकली लॉजिस्टिक में क्या होता है कि जो भी गुड्स रेडी हो चुके हैं उसको अभी कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक को हम लोग एक जैसा कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक जो होता है वो एक नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लॉजिस्टिक आता है। सो ये एक आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो याद रखना है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एससीएम का मतलब ही क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है प्लानिंग। नाउ यहाँ पे
सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव करने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, जहां पे अलग अलग एक्टिविटीज का प्लानिंग किया जाता है। सबसे पहले है डिमांड प्लानिंग। नाउ डिमांड प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिमांड को प्लान करना। जैसे कि हर दिन गुड्स की डिमांड जो होती है वो सेम नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि वीकेंड पे डिमांड बढ़ जाती है, वीकडेज पे डिमांड जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो डिमांड प्लानिंग करना जो होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है, कि यहाँ पे डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि आज के दिन में कितना डिमांड आ सकता है, ताकि उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन कर पाए। फिर सेकंड है इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग मतलब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। अगर सपोज स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हम लोग को फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अगर स्टॉक अवेलेबल है तो प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉपर इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं, जिसकी वजह से हम लोग डिमांड को फुलफिल कर पाए, वो देखना यहाँ पे जरूरी होता है। वो भी एक एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। देन कैपेसिटी प्लानिंग। नाउ कैपेसिटी प्लानिंग मतलब क्या, कि डिमांड तो आ रही है पर वो डिमांड को फुलफिल करने की कंपनी के पास कैपेसिटी है क्या। मतलब कंपनी के पास उतनी मशीनरी है क्या, उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या, या उतना लेबर फोर्स कंपनी के पास अवेलेबल है क्या, जिससे कंपनी जो है डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो इस हिसाब से प्लानिंग के अंदर क्या होता है, डिमांड का प्लानिंग किया जाता है, इन्वेंट्री का प्लानिंग किया जाता है और कैपेसिटी का प्लानिंग किया जाता है। अगर प्लानिंग प्रॉपरली नहीं होगी तो उसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन है वो डिले हो सकता है और गुड्स का शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है। बिकॉज अगर हमने प्लानिंग नहीं किया तो प्रोडक्शन टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा, और प्रोडक्शन टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली गुड्स को मार्केट में पहुंचाने के लिए भी डिले हो जाएगा, प्लस गुड्स का यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट होगा। सो प्रॉपर प्लानिंग करना काफी जरूरी होता है। प्लानिंग के बाद में फिर होता है परचेसिंग और प्रोक्योरमेंट। ना यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल को, कंपोनेंट्स को या गुड्स को परचेस करते हैं या प्रोक्योर करते हैं। सो यहाँ पे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और गुड्स को परचेस या प्रोक्योर करने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो उनको ऐसा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो उनके रिक्वायरमेंट के जो रॉ मटेरियल है या कंपोनेंट्स है या गुड्स है वो उनको सप्लाई कर पाए। तो सप्लायर को यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर सप्लायर जो होते हैं उनके साथ कॉस्ट के बारे में और टर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में नेगोशिएशन करना पड़ेगा। नेगोशिएशन मतलब क्या, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि किसी के पास से भी रॉ मटेरियल जब परचेस किया जाता है तो कॉस्ट के ऊपर नेगोशिएशन होता है। जैसे सप्लायर जो है वो 10 रुपीज कॉस्ट जो है वो कोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या बोलेंगे, हमको डिस्काउंट दे दो। तो इस हिसाब से नेगोशिएशन होता है कॉस्ट के ऊपर, और फिर बाद में वो कॉस्ट फाइनलाइज किया जाता है। देन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि कितने दिन में वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, फिर बाद में क्रेडिट पीरियड कितने टाइम का देंगे। तो ये सारी चीजें भी जो होती है यहाँ पे सप्लायर के साथ मैन्युफैक्चरर जो होते हैं नेगोशिएट करते हैं। फिर बाद में एक बार कॉस्ट फाइनलाइज हो गया और सारे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज हो गए, उसके बाद में सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बिकॉज ये बिजनेस है तो बिजनेस में दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, सप्लायर को भी एक सेफ्टी मिलती है और मैन्युफैक्चरर को भी एक सेफ्टी मिलती है। तो कॉस्ट के ऊपर और टर्म्स ऑफ बिजनेस के ऊपर नेगोशिएशन होने के बाद में सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ना क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जैसा रॉ मटेरियल का क्वालिटी होगा उस हिसाब से गुड्स का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है। बिकॉज रॉ मटेरियल अगर अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो आउटपुट भी जो होगा वो पुअर क्वालिटी का होगा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है अच्छे क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए यहाँ पे जो भी सप्लायर है उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो होता है बिल्टअप करना जरूरी होता है, ताकि जब भी मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी सप्लायर जो है उनको सप्लाई करेंगे, प्लस उनके ऊपर अननेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन पुटअप नहीं करेंगे और अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल जो है सप्लाई करेंगे। इस हिसाब से प्लानिंग के बाद में परचेसिंग और प्रोक्योरमेंट किया जाता है, जहां पे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और गुड्स वगैरह परचेस कर सकते हैं। उसके लिए मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, वो सप्लायर के साथ कॉस्ट और टर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में नेगोशिएशन करके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल जो अच्छे क्वालिटी का परचेस करना पड़ेगा। बिकॉज अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो आउटपुट भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा। देन थर्ड थिंग इज प्रोडक्शन। अभी रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है ना। प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है, और इन्वेंट्री का सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। बिकॉज डायरेक्टली प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते हैं। कितना प्रोडक्शन करना है, कब तक खत्म करना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, ये सब चीजों का प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। फिर देखा जाता है कि इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं, और उसके हिसाब से और कितना प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले प्रोडक्शन का प्लानिंग होता है, और इन्वेंट्री का सप्लाई प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं वो देखा जाता है। उसके बाद में फिर प्रोडक्शन होता है।
और फिर प्रोडक्शन के बाद में वो गुड्स जो होता है उसका टेस्टिंग किया जाता है कि गुड्स की क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि गुड्स की क्वालिटी अगर टेस्ट नहीं किया और गुड्स की क्वालिटी अगर खराब हो गई तो कस्टमर को खराब क्वालिटी की गुड्स जाएंगे तो कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड होंगे। तो गुड्स का प्रोडक्शन होने के बाद में जो मैन्युफैक्चरर है उसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद में वो गुड्स का पैकेजिंग होता है और पैकेजिंग के बाद में वो गुड्स को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्शन का प्लानिंग किया जाता है और इन्वेंट्री का सप्लाई जो होता है वो चेक किया जाता है। फिर प्रोडक्शन होता है, फिर टेस्टिंग, फिर पैकेजिंग और फिर बाद में गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी किया जाता है। तो वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी प्रोडक्शन होने के बाद में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है। बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जितना स्टॉक चाहिए उतना स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं वो देखा जाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होना एसेंशियल होता है। जितना स्टॉक चाहिए उतना स्टॉक होना जरूरी है, क्योंकि डिमांड आएगा तो उसके हिसाब से फिर वो स्टॉक को सप्लाई किया जा सकता है। पर अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होगा तो डिमांड को फुलफिल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को देखना पड़ेगा कि एडिक्वेट स्टॉक या इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं और उसके हिसाब से भी प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाता है। अगर एडिक्वेट स्टॉक अवेलेबल है तो और एडिशनल प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, अगर शॉर्टेज है तो और एडिशनल प्रोडक्शन किया जा सकता है। एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग को इन्वेंट्री बना के भी नहीं रखना है, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अगर बना के रखेंगे तो वहां पे जो वर्किंग कैपिटल होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी बना के रखते हैं और उसका डिमांड नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पे वो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। और बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल जो होता है काफी जरूरी होता है, बिकॉज बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के ऊपर बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग जो होता है डिपेंड करता है। अगर जो वर्किंग कैपिटल जहां पे यूज करना चाहिए वहां पे यूज नहीं किया और उसको अननेसेसरी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्ट करके रखा और वो इन्वेंट्री अगर बिक नहीं रही है तो उसकी वजह से कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो वहां पे ब्लॉक हो जाएगा और कंपनी को नया वर्किंग कैपिटल जो है वो बोरो करना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ओवर इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, अंडर इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओवर इन्वेंट्री अगर होगा तो क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा और अगर अंडर इन्वेंट्री होगा तो उसकी वजह से डिमांड फुलफिल करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है। जितना भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री की जरूरत है या एडिक्वेट इन्वेंट्री की जरूरत है उतना ही स्टॉक करके रखना है। दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बाद में लोकेशन। नाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सरवाइव करना है या फ्लरिश करना है तो उनका लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो। मतलब प्रॉपर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोकेटेड होनी चाहिए। अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन राइट जगह पे लोकेटेड होगी तो उसकी वजह से कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल का सप्लाई होना पॉसिबल हो जाएगा और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी मिनिमम हो जाएगा। सपोज हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रॉ मटेरियल जो है मुंबई में अवेलेबल है, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है वो गुजरात में होता है और वापस से उनका गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है या उनका मार्केट प्लेस जो है वो है मुंबई। तो वो लोग क्या करेंगे, मुंबई से रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे, फिर वो रॉ मटेरियल को गुजरात में ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहां पे प्रोडक्शन होगा, फिर बाद में प्रोडक्शन करके वापस से उसको मुंबई में लाया जाएगा। तो ये सब में क्या होता है कि रॉ मटेरियल का कंटिन्यूअस सप्लाई जो होता है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, बिकॉज अगर सपोज मुंबई से गुजरात में रॉ मटेरियल लेके जाना है, अगर उसमें कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई या दूसरा कोई प्रॉब्लम हो गया तो रॉ मटेरियल सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। और सेम टाइम वो गुड्स को फैक्ट्री में बना के गुजरात में से वापस से मुंबई में लेके आना, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल जो है उसका प्रॉपर सप्लाई रखना है और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिनिमम रखना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो लोकेशन है वो राइट प्लेस पे होना काफी जरूरी है। मतलब ऐसे जगह पे ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन होना चाहिए कि जहां से रॉ मटेरियल भी पास में हो और जहां से मार्केट प्लेस भी पास में हो, ताकि जब भी रॉ मटेरियल की जरूरत लगेगी मार्केट में से रॉ मटेरियल परचेस किया जा सकता है और गुड्स को बनाने के बाद में उसको पास वाले मार्केट में ही सेल किया जा सकता है। तो लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको फैक्ट्री तक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लेके जाने में और फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री में से जो फाइनल गुड्स है उसको मार्केट प्लेस में लाने तक ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। सो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे दो तरीके से हेल्प कर रहा है, एक तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लाना और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो फिनिश गुड्स है उसको मार्केट प्लेस तक लाना। तो अगर ट्रांसपोर्ट है इसके वजह से क्या होता है, रॉ मटेरियल का मूवमेंट और फाइनल गुड्स का मूवमेंट जो होता है वो इजी हो जाता है, जिसके वजह से प्रोडक्शन भी स्मूथली होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी स्मूथली होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल जो होता है वो अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्मूथली नहीं होगा
और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में लेके जाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट हो रहा है। तो गुड्स का प्रोडक्शन स्मूथली होने के लिए और फाइनल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथली होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, जो हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जहां पे क्या होता है कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं या जो कंज्यूमर्स होते हैं उन तक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उनको गुड्स जो होते हैं वो डिलीवर किए जाते हैं, तो उसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो ट्रांसपोर्ट कंपनीज और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, मतलब जिनको ट्रांसपोर्टेशन का काम आउटसोर्स किया जाता है, इनकी वजह से क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ डिमांड तक सेफली और क्विकली पहुंचाने में हेल्प होता है। पॉइंट ऑफ डिमांड मतलब क्या, मार्केट प्लेस या कंज्यूमर्स। सो बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज है और बिकॉज ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फर्म्स है, उसके वजह से गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक क्विकली और सेफली पहुंच पाते हैं। अगर ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज नहीं होंगे या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फर्म्स नहीं होंगे तो गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन में ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक काफी ज्यादा हेल्प करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो गुड्स जो होते हैं वो इंटरमीडियरी तक या कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। नाउ इंफॉर्मेशन जो होता है वो कस्टमर्स को सुपीरियर सर्विसेज डिलीवर करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है कि कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर वो डेटा को स्टोर किया जाता है एक किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंपनी यूज कर रही है। फिर वो डेटा को स्टोर करने के बाद में वो डेटा को एनालाइज किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट मतलब क्या, वो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी कौन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर एनालाइज करने के बाद में ट्रांसमिट किया जाता है, तो लॉजिस्टिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और मटेरियल हैंडलिंग। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर ने कब ऑर्डर प्लेस किया, फिर बाद में उसका ऑर्डर का क्या स्टेटस है, कस्टमर को प्रोडक्ट कब तक डिलीवर होगा, ये सबका इंफॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है, फिर उसको एनालाइज करके ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को यहाँ पे सुपीरियर सर्विस देने में हेल्प कर रहा है। इंफॉर्मेशन की वजह से या सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग जो फास्ट हो रहा है, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिस्टम में अवेलेबल होता है कि ऑर्डर कब प्लेस हुआ, ऑर्डर का क्या स्टेटस चल रहा है, ऑर्डर कब डिलीवर होगा, एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सेम तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना इन्वेंट्री हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, कितने इन्वेंट्री की और जरूरत लग सकती है, ओवर इन्वेंट्री है या अंडर इन्वेंट्री है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो होता है ये सिस्टम के अंदर मिलना पॉसिबल होता है। फिर बाद में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में कितने गुड्स अवेलेबल है, वेयर हाउस में कितने गुड्स अवेलेबल है, फिर लॉजिस्टिक के बारे में, ये सारा जो इंफॉर्मेशन होता है ये सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है। फिर बाद में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये सिस्टम में से रिट्रीव किया जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। सो इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इंफॉर्मेशन होगा तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। सो लॉजिस्टिक का क्या स्टेटस है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है, या ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, ये सब का क्या स्टेटस है, वो ये सिस्टम के इंफॉर्मेशन से पता चलता है। तो ये सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। और लास्ट वाला कंपोनेंट है रिटर्न ऑफ गुड्स। ना ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अगर गुड्स सपोज कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, वो गुड्स को रिटर्न करते हैं। नाउ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट वही होता है जहां पे जो भी कंपनी के फॉल्टी गुड्स है उसको टाइमली रिटर्न लिया जाता है, प्लस कस्टमर के जो भी ग्रीवेंसेस है उनको ग्रीवियंस रिड्रेसल यूनिट के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। सो अगर सपोज कस्टमर का कोई कंप्लेंट है तो उसका जो गुड्स है वो टाइम पे रिकॉल करना चाहिए और कस्टमर को अपोलॉजी इशू करना भी बहुत जरूरी है। अपोलॉजी का मतलब क्या होता है, कस्टमर को सॉरी बोलना। इससे क्या होता है, कस्टमर के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग जो होता है वो क्रिएट होता है, प्लस कंपनी का यहाँ पे गुडविल क्रिएट करने में हेल्प होता है। अगर सपोज किसी कंपनी ने कस्टमर को फॉल्टी गुड्स बेचे और कस्टमर ने अगर उसके बारे में कंप्लेंट किया और कंपनी ने वो गुड्स को टाइमली अगर कलेक्ट नहीं किया तो उसकी वजह से कंपनी की जो इमेज है वो खराब हो सकती है, प्लस कस्टमर के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी खराब हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कंपनी के पास से कोई फॉल्टी प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर हुआ, तो उस केस में कंपनी ने क्या करना चाहिए, जैसे ही कस्टमर का कंप्लेंट आता है वो गुड्स को रिटर्न लेना चाहिए और कस्टमर को अपोलॉजी भी मांगनी चाहिए, और कस्टमर को उसके बदले में जो फ्रेश प्रोडक्ट है या जो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो भी डिलीवर करना चाहिए, या जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लेना चाहिए। तो इस तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट में हमने देखा कि सबसे पहले प्लानिंग होता है,
फिर रॉ मटेरियल को प्रोक्योर या परचेस किया जाता है, उसके बाद में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, इन्वेंट्री मैनेज किया जाता है, फिर बाद में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर वो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है और रिटर्न ऑफ गुड्स होगा तो उसको भी हैंडल किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.